आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है, वो है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल क्या होता है? तो चलिए वन बाय चलते हैं, धीरे धीरे कैसे चलता है। थोड़ी बहुत मेरे बारे में इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई की है, थोड़े बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। थोड़े बहुत बच्चे आईआरएस बन चुके हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल लेके। और बस ये थोड़ा बहुत मेरा इंफॉर्मेशन है। यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, मेरा फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो करिएगा। ओके, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है? हाउ टू मैनेज प्रीलिम एग्जाम क्लियर इन जीएस सर। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कोई नहीं है सर, ये थोड़ा है। हाँ भाई, थोड़ा ही, अब क्या करें, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है लोगों को, कितना भी पढ़ाई कर लो कम ही लगता है लोगों को। ठीक है, अभी डॉक्टरेट लग जाएगा एक दो सालों में तो और थोड़ा ज़्यादा एडिशन हो जाएगा, देखते हैं। तो ये थोड़ी बहुत मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो लास्ट सेशन में हमने जो कवर अप किया, लास्ट सेशन में हमने जो बात की, वी टॉक्ड अबाउट स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है, स्टेटस और प्रेस्टीज में डिफरेंस क्या होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, रोल स्टीरियोटाइपिंग। तो थोड़ा सा मैं जो लोग कल सेशन नहीं अटेंड कर पाए उनके थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन कर दूंगा कि जो स्टेटस होता है वो बेसिकली इट इज़ द पोजिशन इन द सोशल ग्रुप और अ पोजीशन इन सोसाइटी। आप समाज में कौन से पोजीशन पे हो। तो इट कैन बी फादर, इट कैन बी टीचर, इट कैन बी प्रिंसिपल, इट कैन बी आईएएस ऑफिसर, इट कैन बी प्रेसिडेंट, इट कैन बी अ बिजनेसमैन। तो ऐसे अलग अलग टाइप के आप स्टेटस सोसाइटी में होल्ड कर सकते हो एट ए टाइम। जब आप एक से ज़्यादा स्टेटस होल्ड करते हो तो उसको स्टेटस सेट कहते हैं। और जो सीक्वेंशियली आप अलग अलग आपको जैसे स्टेटस मिलते जाते हैं उसको स्टेटस सीक्वेंस कहते हैं। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हो, आपकी एज बढ़ते जाती है, तो आपके रोल बदलते रहते हैं क्योंकि आपके स्टेटस बदलते रहते हैं। रोल ये बोल सकते हैं कि एक स्टैटिक पार्ट होता है, उसका जो डायनेमिक पार्ट पार्ट है या उसका जो बिहेवियरल पार्ट है जहाँ पे आपको एक्चुअली उस रोल को, जब स्टेटस को परफॉर्म करते हो तो उसको रोल कहते हैं। ठीक है, दैट इज रोल। और हमेशा जो रोल होता है वो हमारे कल्चर उसको डिफाइन करता है कि हमारे कल्चर के हिसाब से हमें वो रोल को परफॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एवरी रोल हैज सर्टन एक्सपेक्टेशंस। हर एक स्टेटस के पास कोई राइट्स एंड ड्यूटीज है, वो फॉलो अप करना पड़ता है। आप जब रोल में परफॉर्म करते हो तो उस हिसाब से आपको परफॉर्म करना पड़ता है जहाँ पे आपका जो कल्चरल सोशल एक्सपेक्टेशंस है आपसे, वो उसको आप फुलफिल कर रहे हो। फिर हमने बात भी की कि स्टेटस और प्रेस्टीज कहीं ना कहीं एक दूसरे को लिंक होते हैं। किसी भी स्टेटस को कितना वैल्यू अटैच होता है उस हिसाब से उसको प्रेस्टीज दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा बड़ा स्टेटस है तो उसको ज़्यादा इनकम रहेगा। इनकम और प्रेस्टीज का कोई लेना देना नहीं होता है। कई बार जैसे हमने कल डिस्कस किया कि कई लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। टीचर हो गया, कोई गांव में जाके पढ़ाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जब पढ़ाते हैं तो उसको कोई पैसे नहीं मिलते। लेकिन उसी जगह पे बहुत पैसा मिलने वाला बहुत अमीर आदमी हो, लेकिन लोगों को पता है कि ये स्मगलिंग करता है, ट्रैफिकिंग करता है, गलत काम करता है, तो ऐसे इंसान को आप भले ही इनकम बहुत ज़्यादा हो लेकिन वैल्यू कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा गैंगस्टर हो, कोई भी बड़ा बहुत बड़ा डॉन हो, लेकिन अगर वो इंसान सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस है, सोशल नॉर्म्स है, हमारे जो कस्टम्स है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, तो उसको बिल्कुल कोई प्रेस्टीज नहीं देगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भैया व्हाट इज रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक ही टाइम पे आपको दो रोल परफॉर्म करने होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। हमने कल एग्जांपल लिया था कि एक मिडिल क्लास वर्किंग वुमन जो होती है, जिसको अपना घर भी संभालना होता है, उसको जॉब भी संभालना होता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों सिचुएशंस को आप मैनेज नहीं कर पाते, दोनों सिचुएशन को आप बैलेंस नहीं कर पाते, बिकॉज एक टाइम पे आपको एक किसी पर्टिकुलर रोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। ठीक है, तो दैट इज़ रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो कई बार हमारा जो समाज होता है, तो अगर कोई औरत होगी तो हमारा एक्सपेक्टेशंस यही होगा कि वो हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी देगी। उसी जगह पे एक इंसान होगा, कोई मैन होगा, कोई मर्द होगा, तो उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यार तू जॉब संभाल ले, जॉब नहीं करेगा तो इनकम कहाँ से आएगी, तो फैमिली को कैसे संभालेगा, तो तू काम पे ज़्यादा ध्यान दे। तो ये एक्सपेक्टेशंस होते हैं समाज से, लोगों से, तो उस हिसाब से लोग परफॉर्म करते रहते हैं, उसको बोलते हैं रोल। कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली जो समाज में एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसके हिसाब से आपको बिहेव करना पड़ता है। और आखिरी जो हमने डिस्कस किया था तो रोल स्टीरियोटाइपिंग। जैसे मैंने बताया था कि स्टीरियोटाइप हो जाता है कि लड़का है तो ऐसा बिहेव करो, लड़की है तो ऐसा बिहेव करो। तो आज के ज़माने में रोल स्टीरियोटाइपिंग चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि लड़की है तो आर्मी में नहीं जा सकती, पुलिस में नहीं जा सकती, अगर लड़का है तो वो टेलरिंग नहीं कर सकता, कुकिंग नहीं कर सकता। आज के डेट में आप देख सकते हो कि मर्द है वो भी कुक, बहुत बड़े बड़े शेफ तो देखे जाए तो सारे इंसान ही है। सारे मर्द हैं। तो इंसान कुकिंग कर सकता है और औरत होती है वो पुलिस ज्वाइन कर सकती है, आर्मी ज्वाइन कर सकती है। तो धीरे धीरे जो रोल स्टीरियोटाइपिंग है
वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है हमारे समाज में। तो हम, जैसे मैं बोलता हूँ कि इंडियन सोसाइटी जो है वो एक ट्रांजिशन फेज में है, ठीक है। उसके बाद आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम देखेंगे भैया ये सोशल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी, उसका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अब ये दोनों पर्सपेक्टिव को मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दूंगा। जिनको भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ना है आगे जाके, सोशियोलॉजिकल एंगल जिनको पढ़ना है, सोशियोलॉजिकल आंसर जिनको लिखना है, उनके लिए ये मस्ट है कि फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव उनको पता होने चाहिए। ये दो पर्सपेक्टिव को अगर आप समझ में नहीं आए तो आप सोशियोलॉजी की पढ़ाई नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हम देखेंगे भैया फॉर्मल इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सोशल कंट्रोल क्या होता है, एंड आखिरी में देखेंगे डिवियंस की कंसेप्ट क्या होती है। अब साउंड करता है डिवियंस है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, सुनने में काफ़ी हैवी लगता है, लेकिन जब मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगा तो ये बहुत ही सिंपल शब्द है। नॉर्मली ये शब्द जब सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी में बच्चे पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता है, वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार आप गूगल करते हो उसकी मीनिंग क्या होती है, तो सोशियोलॉजिकल मीनिंग कभी कभी अलग होती है और जो हमारे नॉर्मल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो इंग्लिश मीनिंग होती है ना, वो कभी कभी अलग होती है। तो कई बार हम इसको रिलेट नहीं कर पाते, तो इसीलिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल को एक सही गाइडेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वेन एवर इट कम्स टू सच कंसेप्ट, क्योंकि सोशियोलॉजिकल मीनिंग अलग हो सकता है और जो नॉर्मल मीनिंग होता है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन कि सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है। कि देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, सोशल प्रोसेसेस, टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज, ओके, जिसके वजह से आप लोगों के जो बिहेवियर है उसको रेगुलेट करते हो। सोशल कंट्रोल का मतलब ये है कि आप किस तरीके से सोशल ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, उसको आप रेगुलेट कैसे करोगे। रेगुलेट मतलब उसको कंट्रोल कैसे करोगे, इंसान कैसे बिहेव करने चाहिए। अगर मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे दूं, आप ही मुझे बताइए कि अगर ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते तो क्या होता। चैट बॉक्स में लिखिए, आपका ओपिनियन लिखिए कि अगर ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते तो क्या होता। एक्सीडेंट्स होते, ट्रैफिक जैम हो जाते, एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक जैम, झगड़े और सारा केओस हो जाता। तो देखो, ट्रैफिक जैम इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। एक तरीके का सोशल कंट्रोल है कि लोगों को दिखता है कि भैया ओके अब रेड लाइट हो गया है तो हमें गाड़ी रोकनी है, और अगर हमें ग्रीन लाइट होता है तो हमें निकलना है। तो येलो लाइट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि भागे या ना भागे उसमें ही बहुत बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम, एक जो सिग्नल्स होते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स, दे आर अ फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल कि लोगों को रोकना है, ये लॉ है। अगर आप लॉ तोड़ेंगे तो उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट होगी, ठीक है। अभी आप मुझे दूसरा एग्जांपल दीजिए, भैया सिग्नल्स तो हमने लगा दिए रास्ते पे, ओके, अगर हमने रास्ते पे सिग्नल लगा दिए और ट्रैफिक हवलदार कभी खड़ा ही नहीं रहा वहां पे, कभी भी ट्रैफिक हवलदार वहां पे नहीं है, तो क्या होगा, फिर से लोग उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। अगर उनको पता है कि ओके ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेने वाला है, कोई भी इनको पनिश नहीं करने वाला है, किसी भी तरीके की पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी, ट्रैफिक हवलदार भी नहीं है, तो क्या होगा, भले ही ट्रैफिक सिग्नल है वहां पे, हो तो फॉलो नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तनप्रीत बिल्कुल सही कह रही है। मैं ही मेरा एग्जांपल दे दूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सुबह के टाइम पे जा रहा हूँ, सुबह 7 बजे में निकल रहा हूँ मेरे ऑफिस को, मैं ऑफिस को जा रहा हूँ और सडनली एक रेड सिग्नल लग जाता है। मैं देखता हूँ, इधर देखता हूँ, उधर देखता हूँ, चारों तरफ देखता हूँ कि भैया ट्रैफिक तो कुछ है नहीं सुबह 7 बजे, और ट्रैफिक हवलदार भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं निकल लूंगा, मैं सिग्नल तोड़ के आगे चला जाऊंगा कि भैया कोई नहीं है तो चलो। तो यही होता है, यही सिचुएशंस होती हैं कि ठीक है, कभी कभी इट्स ऑल राइट कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही आपको पनिश किया जाएगा, कभी कभी आप बच भी जाते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि अगर आपको पकड़े गए तो आपको पनिश करते हैं। उसमें तो फिर हम उस ट्रैफिक हवलदार के साथ भी घंटों हम झगड़ा करते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज में अगर किसी भी तरीके का सोशल कंट्रोल नहीं होगा तो हम जंगली हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर लॉज नहीं होंगे, अगर किसी भी तरीके का सोशल कंट्रोल नहीं होगा तो हम जंगली जानवरों से भी बदतर बिहेव करेंगे, ये फैक्ट है। कोई भी जुल्म करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ज्यादा ताकत है, जिसके पास फिजिकल पावर ज्यादा है, जिसके पास इकोनॉमिक पावर ज्यादा है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर ज्यादा है, वो गरीब लोगों को बहुत तकलीफ देगा। अगर आप देखोगे, अभी देखोगे तो सारे सोशल कंट्रोल लॉज है, पॉलिसीज है, गवर्नमेंट है, सारे कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, नॉर्म्स है, फिर भी अत्याचार होते हैं, फिर भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिर भी जैसे हमने बात की स्लेवरी आज भी एग्जिस्ट करती है, भले ही वो डायरेक्टली नहीं है लेकिन बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये वो। इतने लॉज होने के बावजूद, इतना लोगों को समझाने के बावजूद, इतना अवेयरनेस क्रिएट करने के बावजूद भी लोग
पता होने के बावजूद भी दौड़ते हैं। अब जैसे कोविड-19 का एग्जांपल ले लो, लोगों को बोला गया है कि आपको घर में बैठना है, लेकिन लोग घर में नहीं बैठते। कई बार बाहर निकल निकल लेते कि चलो थोड़ा-सा घूम के आते हैं, फिर पुलिस वाले मारते हैं डंडों से, अरे घर पे बैठो, इतना कोरोना सीरियसली हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, लोगों आप क्यों बाहर आ रहे हो? लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो क्यों नहीं घर बैठ नहीं सकते, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो भैया पुलिस वाले डंडे लगा-लगा के आपको कंट्रोल करवाएँगे। तो ये होता है कि अलग-अलग तरीके से आप तो हमें आज के लेक्चर में यही देखना है कि समाज, सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर जो है, सोशल बिहेवियर है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने सोशल बिहेवियर कंट्रोल नहीं किया लोगों का, तो जैसे मैंने आपको बोला, और मुझे लगता है कई लोग ऐसे होंगे, एग्री करेंगे कि भले ही एक दो अच्छे लोग हैं जो सारे लॉज फॉलो करेंगे, लेकिन अगर उसको कोई पनिश नहीं करेगा, कोई सैंक्शन नहीं होगा, तो लोग लॉज फॉलो नहीं करेंगे और पूरा केओस हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई भी किसी को भी पीटना स्टार्ट चालू कर देगा, क्राइम रेट बढ़ जाएगा, मारामारी हो जाएगी, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज क्राइम, बिल्कुल सही, मोहन ने बिल्कुल सही, मेरे मैं बोल ही रहा था तो मोहन ने टाइप करवा दिया। वाह, आपको तो आपको सोशियोलॉजी का आसानी से आप पढ़ाई कर पाओगे। नो फॉलो रेगुलेशंस, ठीक है। तो कैसे कैसे आप हाउ कैन यू एनफोर्स सोशल कंट्रोल? तो एक तो आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। हमेशा नॉर्मली जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं वो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो आप वैल्यूज और पैटर्न्स को, जो वैल्यू सिस्टम है हमारी, जैसे मोदी साहब आते हैं, मोदी साहब प्यार से बात करते हैं कि देखिए हम भारतीय हैं मित्रों, आप आओ, आप लॉज मत तोड़ो, फॉलो करो जो डॉक्टर कहते हैं, फॉलो करो जो पुलिस कहते हैं, हमारे पुलिस कर्मचारी और हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे हेल्थ या डॉक्टर्स, उनकी बात सुनो, उनको फॉलो करो जो गवर्नमेंट, आपका स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है। प्यार से समझाते हैं, वैल्यू इन्फोर्स करते हैं कि भैया एक अच्छे नागरिक बनिए। अब अच्छे नागरिक बनने का मतलब क्या है? फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉलो द लॉ, फॉलो द नॉर्म्स, फॉलो द कस्टम्स, फॉलो द ट्रेडिशंस। ये होता है एक अच्छा नागरिक कि भैया मैं सारे नियम फॉलो करता हूँ, मैं टाइम पे टैक्स पे करता हूँ, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट से रहता हूँ। ये हो गया एक अच्छा नागरिक जो अपने देश को रिस्पेक्ट करता है, जो अपने देश के लिए कुछ सेवा करता है, जो लोगों की मदद करता है, वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को ठीक से फॉलो अप करता है, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं करता। ये होता है एक अच्छा नागरिक। ठीक है, तो उस तरीके से समझाना लोगों को कि भैया ऐसा मत करो, ये गलत है। लेकिन क्या होता है ना, कई बार वो लातों के बहुत बातों से नहीं मानते, ये सिचुएशन होती है, तो उस बार उन लोगों को मारना ही पड़ता है कि भाई तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या, दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है क्या तेरे? तो उसको एक कान के नीचे जब बजाते हैं ना, तब जाके वहां पे फिर सिंघम बनना पड़ता है। नहीं तो लोग आपको चिंगम बना के थूक देंगे। समझ रहे हो कि वहां पे सिंघम बनना पड़ता है, वहां पे वो लातों के बहुत बातों से नहीं मारते, उनको बजाना पड़ता है कान के नीचे। जो आउटराइट क्रिमिनल्स होते हैं ना, उन लोगों के साथ आप कुछ नहीं कर, उनको समझा नहीं सकते कि बेटा नहीं, किसी का मर्डर नहीं करना, बेटा किसी की चोरी नहीं करना, ऐसा नहीं, ये गलत होता है, ये लॉ है, आपको पनिशमेंट हो जाएगी। और जो ट्रेंड किलर है वो कैसे समझेगा भाई? वो आपकी बात नहीं समझेगा, वो आपको बोलेगा बेवकूफ है, मेरे को कब से उल्लू बना रहा है, टाइम पास कर रहा है, क्यों बोर मार रहा है ये। ठीक है, तब फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कब फोर्स का इस्तेमाल करना है, कब आपको वैल्यूज लोगों को समझाने, लोगों को समझाना है, वो भी डिपेंड करता है कब किस सिचुएशन में आपको किस तरीके से बर्ताव करना है। आप सडनली किसी को भी जाके मारपीट भी नहीं कर सकते, हमेशा फोर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और हमेशा प्यार से भी नहीं समझा सकते। तो वो सिचुएशन पे, वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि कैसा आपको रिएक्ट करना है, कैसे आपको सोशल कंट्रोल करना है। ठीक है, तो चलिए जो पहला पर्सपेक्टिव है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इज बेसिकली, इसमें क्या करता है कि समाज में अलग अलग पार्ट्स हैं, सोसाइटी हैज वेरियस पार्ट्स, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, और एवरी पार्ट इज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। कोई ना कोई तो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और उस फंक्शन को परफॉर्म करके क्या हो रहा है कि समाज में एक तरीके से कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन हो रही है। कंटिन्यूटी ये हो रही है, मतलब क्या? पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है कोई, सारी चीजें जो हो रही हैं वो ढंग से हो रही है। कंटिन्यूटी, समाज में कंटिन्यूटी होने की बहुत जरूरत है कि भैया मैं रोज सुबह उठ के मैं अपने ऑफिस जा पाऊँ, मैं रोज शाम को 8 बजे अन अकेडमी पे आप पे पढ़ पाऊँ, मैं रोज दोपहर को खाना खा पाऊँ, मैं रोज रात को खाना खा पाऊँ, रोज रात को एक रूटीन होती है ना हर एक इंसान की। तो एक समाज में कंटिन्यूटी होने की जरूरत है। आज कोविड-19, कल फ्लड आ गया, फिर अर्थक्वेक आ गया, फिर सुनामी। हर दिन अगर ऐसा कुछ चलेगा तो भैया डेवलपमेंट कब करेंगे? है कि नहीं? देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूटी। कोई भी सिग्नल तोड़ रहा है, कोई भी किसी को उड़ा के भाग जा रहा है, किधर भी फायरिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है, सडनली पाकिस्तान इंडिया वॉर हो गया, सडनली चाइना पाकिस्तान वॉर हो गया। अरे भाई चल क्या रहा है?
सोसाइटी में कंटिन्यूटी होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि साइड बाय साइड डेवलपमेंट होना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते रहना। तो ऐसी सिचुएशन में कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो समाज में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे कि पुलिस, हमारा गवर्नमेंट, उसके बाद फैमिली, रिलीजन, आपकी कास्ट, एजुकेशन सिस्टम, और आपका फाइनेंशियल सिस्टम, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे अलग अलग पार्ट्स है सोसाइटी में, स्कूल्स, कॉलेजेस। ये हमेशा, अभी स्कूल्स क्या करते हैं, फैमिली क्या करती है, कॉलेजेस क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि वैल्यूज और पैटर्न्स जो होते हैं वो इन्फोर्स करते हैं, है कि नहीं। लेकिन फोर्स कौन इस्तेमाल करता है? पुलिस, गवर्नमेंट, ठीक है, सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वो लोग फोर्स अप्लाई करते हैं कि जब आगे वाला इंसान क्रिमिनल है या उसके खिलाफ कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे ऐसे वक्त कि भाई इनको तो ये सीधी बात से तो ये मानने वाले हैं नहीं, तो वो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि भैया जो लॉज हैं उसको फॉलो किया जाता है। ओके, जैसे मोहन ने बिल्कुल कहा कि सारी चीजें जो होती हैं वो सोसाइटी में को बिलोंग करती है, और हर कोई चीज, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। मैंने मेरे पिछले सेशंस में बताया था कि डार्विन थ्योरी को फॉलो करके सोशियोलॉजी में ऐसा किया था कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी तरीके से सोसाइटी होता है, कि जैसे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, किसी भी एनिमल में, किसी भी जानवर में या किसी भी चीज में जो ऐसे ऐसे अलग ऑर्गन्स होते हैं, हर एक ऑर्गन एक काम कर रहा होता है, एक फंक्शन कर रहा होता है। हार्ट का एक फंक्शन है, किडनी का एक फंक्शन है, ब्रेन का एक फंक्शन है। उसी तरीके से सोशियोलॉजी में हर एक अलग अलग जो पार्ट है, फैमिली, स्कूल, कॉलेज, बैंक्स, गवर्नमेंट, पुलिस, हर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर देंगे तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, उसी तरीके से अगर ये सारे पार्ट्स फंक्शन करना बंद कर देंगे तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपना काम करना है, पुलिस ने अपना काम करना है, हॉस्पिटल से अपना काम करना है, किधर भी गड़बड़ हो गई तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो फंक्शनलिस्ट लोग जो हैं, जो फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट है, जिनका पर्सपेक्टिव फंक्शनलिस्ट है, जिनकी सोच फंक्शनलिस्ट है, उनके लिए सोशल कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर देम सोशल कंट्रोल हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंटिन्यूटी, कि रोज लोग रेड सिग्नल पे रुकेंगे, रोज लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, रोज लोग ढंग से अपनी लाइफ जिएंगे, कोई भी किसी का मर्डर नहीं कर देगा, कोई भी किसी को मार नहीं देगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि सोशल कंट्रोल रेगुलेट सोशल बिहेवियर, इट रेगुलेट सोशल बिहेवियर, ठीक है, हमारा बिहेवियर को रेगुलेट करता है, और हमारे समाज की जो वैल्यू सिस्टम है उसको वो एनफोर्स करता है, ठीक है, उसको वो एनफोर्स करता है। उसके बाद जो डिविएंट बिहेवियर है उसको रोकता है। डिविएंट बिहेवियर हम एंड में उसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। डिविएंट बिहेवियर क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाके बिहेव करना, एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जाके की बिहेव करना, कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक लड़की हो और सडनली आप बहुत ज्यादा टॉम बॉयज बिहेव करने लग गए, तो उसको वो लड़की अलग देखी जाती है। कोई लड़का है वो बहुत लड़कियों की तरह बिहेव करने लग जाता है, बात करने का तरीका उसका लड़कियों की तरह हो जाता है, तो उसको अलग नजर से देखा जाता है, भले ही वो नॉर्मल हो। लेकिन बिकॉज ऐसा हो सकता है कि उसके घर में सिस्टर्स ज्यादा हो, उसकी मदर को ज्यादा क्लोज हो, तो लड़का थोड़ा सा, उसकी बात करने के तरीके में सॉफ्टनेस हो। जब लड़का बहुत सॉफ्ट बिहेव करता है तो सब लोग बोलते हैं कि ये कुछ लफड़ा है क्या, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। और कोई लड़की बहुत ज्यादा ऐसा राउडी बिहेव करती है तो सब ये पागल है क्या ये लड़की। तो ये सोशल एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जब जाके आप कुछ जो बिहेव करते हो तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पीपल डोंट लाइक, ऐसा क्यों वियर्ड बिहेव। जैसे कोई पुलिस ऑफिशियल है, वर्दी पहनी हुई है उसने, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि भैया पुलिस ऑफिशियल है, भैया क्लीन शेव रहे, अच्छे कपड़े पहन के, रेबन का गॉगल पहन के सिंघम की तरह वो अपना काम करे। लेकिन अगर उसी जगह पे आपने कोई वर्दी में पहना हुआ आदमी दारू पी के बेवड़े की तरह रास्ते पे अगर पड़ा होगा तो वो कैसे इमेज पड़ेगी पुलिस की। हम लोग कैसे, यार ये आदमी मेरे को प्रोटेक्ट करने वाला है, दिस पुलिस, ये पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती, खुद ही बेवड़ा मार के किधर तो बेहोश पड़ा हुआ है। तो सोचो कि हर एक, जैसे मैंने बोला, हर एक सोसाइटी, हर एक चीज का एक एक्सपेक्टेशन होता है। उसके बाहर जाके आप जब बिहेव करते हो, कुछ अलग वियर्ड बिहेव करते हो, तो उसको डिविएंट बिहेव करते हैं, डिविएंट बिहेवियर कहा जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है ना, जब ऐसे सब लोग ऐसा बिहेव करने लग जाएंगे तो सोसाइटी कोलैप्स हो सकती है, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहेगी। सडनली अगर सब एवरीबडी गोज नट्स, सब जन अगर कैसे भी जो दिल में ऐसा बिहेव करने लगे, समाज के जो नॉर्म्स है, लॉज है, उसको फॉलो नहीं किए बिना कैसे भी बिहेव करने लगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोशल कंट्रोल अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट, social control is mandatory for maintaining continuity and to restrain, to stop, to restrict deviant behavior, ठीक है, deviant behavior को रोकना है, ताकि जो समाज में जो टेंशन्स हैं,
ओके, जो टेंशन्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े होते हैं, उसको वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, और क्यों? बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समाज में, क्योंकि अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो स्टेबिलिटी होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रविंद्र जी ने कुछ टाइप किया, द मेन फंक्शन ऑफ सोसाइटी इज टू गिव यू अ डेफिनेट आइडेंटिटी विच कंट्रोल्स द सोशल बिहेवियर। एग्जैक्टली, समाज में आपको एक आइडेंटिटी मिलती है कि भाई आप प्रोफेसर हैं, आप पुलिस हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। तो उस आइडेंटिटी के को, जैसे मैंने बोला, हर एक एक एक्सपेक्टेशन अटैच होती है कि कैसे आपने बर्ताव करना चाहिए, वो आपका सोशल बिहेवियर रेगुलेट करते हो। और जब आप उसके हिसाब से बिहेव नहीं करते हो, देन यू आर ऑकवर्ड, तो आप डिविएंट हो। और क्या, कई बार डिविएंट बिहेवियर को पनिश भी किया जाता है, पर कई बार डिविएंट बिहेवियर को रिवॉर्ड भी दिया जाता है। तो उसको तो पूरी थियरी है उस पर डिविएंट बिहेवियर की, वो हम आगे जाके और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे वाली जो स्लाइड, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का मैं आपको बताऊं, जो इसका जो प्रोपोनेंट था, सबसे बड़ा थिंकर जो था जिसने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो सोशियोलॉजी में इंट्रोड्यूस की, वो थे कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की थियरी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मैं पढ़ाऊंगा कार्ल मार्क्स में, तो ऑब्वियसली पहले अगर खुद पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कार्ल मार्क्स की थियरी जब हम पढ़ेंगे, इट इज सो इंटरेस्टिंग, इतना मजा आता है कार्ल मार्क्स की पढ़ाई करने में कि आपका नजरिया बदल जाता है सोशियोलॉजी की तरफ। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनलिस्ट कंप्लीटली अपोजिट है। जैसे मैंने बोला, फंक्शनलिस्ट जो थियरिस्ट है, फंक्शनलिस्ट जो फॉलो करते हैं, उनका क्या मानना है? कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सोशल कंट्रोल होना चाहिए, समाज में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि समाज में टेंशन ना हो, समाज में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले क्या बोलते हैं कि उनका फोकस ही इस पे, किस पे? टेंशन, डिवीजन, समाज में जो डिविजन है, क्लास डिविजन जो होते हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, कंपीटिंग इंटरेस्ट्स, मतलब एक ही चीज के लिए सब लोग झगड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 700-800 सीट है यूपीएससी में, उसके लिए 6-7 लाख बच्चे हर साल बैठ रहे हैं। तो दिस इज कंपीटिंग इंटरेस्ट, हम कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ उस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो सोशियोलॉजिस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी फॉलो करते हैं, जो कार्ल मार्क्स के फॉलोअर्स हैं, वो बोलते हैं कि भैया इसके वजह से समाज में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, और उनका ये भी मानना, क्या उनका कहना है कि जो समाज में रिसोर्सेज है वो कम है, देर इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। हमारे समाज में, जैसे मैंने बोला, यूपीएससी को 700-800 पोजीशन ही हैं। अगर आप किसी जॉब को भी जाओगे जाओगे तो 2 पोस्ट होते हैं, 2 पोस्ट के लिए 100 लोग अप्लाई करते हैं कि मुझको ये जॉब चाहिए, और सभी एजुकेशनली क्वालिफाइड होते हैं, जिसके वजह से लोगों के बीच में होता है कॉन्फ्लिक्ट, जिसको जिसको आगे जाके जाता है स्ट्रगल होता है। क्यों स्ट्रगल होता है? क्योंकि उनको उस रिसोर्सेस को कंट्रोल करना है, दे वांट टू कंट्रोल द रिसोर्सेस। रिसोर्सेज मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, पैसा, इट कैन बी मनी, इट कैन बी लैंड, इट कैन बी मिनरल्स, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पावर, इट कैन बी अथॉरिटी। किसी भी तरीके की चीज जिससे आप बलवान बने, जिससे आप पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर हो, पावरफुल बने, उन चीज के लिए हम compete कर रहे हैं, और ये फैक्ट है। लेकिन कार्ल मार्क्स, जैसे बोला जाता है कि इनकी थ्योरी आज के डेट में एप्लीकेबल नहीं, नहीं 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 है, एप्लीकेबल है। कार्ल मार्क्स की कई जगह पे एप्लीकेबल है। इसके लिए तो हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो कि साउथ इंडिया में काफी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर देखोगे। जी हाँ अनुषा, क्लास स्ट्रगल, नहीं अभी उधर उस क्लास स्ट्रगल में अभी नहीं जाना, जब हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे तब जाके उसको हम क्लास स्ट्रगल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अभी के लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, नए बच्चे डर जाएंगे भैया ये क्या चल रहा है। लेकिन ये बात समझ में रखिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, वो कॉन्फ्लिक्ट पे ध्यान देते हैं। समाज में जो झगड़े हो रहे हैं, समाज में जो स्ट्रगल हो रहा है, समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उस चीज पे ध्यान देते हैं, और उनको बोलने की कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना है, उनका फोकस उस पर है। तो इनका क्या मानना है कि समाज में, जैसे फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कि सोसाइटी में जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, पुलिस हो गया, इसके वजह से समाज में स्टेबिलिटी रहती है, समाज में टेंशन कम होते हैं, समाज में कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, बिकॉज कंटिन्यूटी रहती है, स्टेबिलिटी आती है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का क्या कहना है कि यही सारे जो पार्ट्स हैं समाज में, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वही कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन रखते हैं, ताकि जो डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो अमीर लोग हैं, वो हमेशा उनको फायदा होता रहे, उनको हमेशा पैसा मिलता रहे, उनका जो इंटरेस्ट है हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। तो इनका क्या कहना है कि सोशल कंट्रोल इज अ मैकेनिज्म टू इम्पोज द सोशल कंट्रोल ऑफ डोमिनेंट सोशल क्लासेस। अब डोमिनेंट सोशल क्लासेस कौन से, अगर हम इंडिया की बात करूं तो अपर कास्ट हो गया, रिच पीपल हो गए, टाटा, बिरला, अंबानी, सारे पॉलिटिकली पावरफुल पीपल, सोशली पावरफुल पीपल, इकोनॉमिकली पावरफुल पीपल, उनका ही कंट्रोल बना रहे। जो भी लॉज बनते हैं, जो भी पॉलिसीज बनते हैं,
किन लोगों को सजा होनी चाहिए, किन लोगों को सजा नहीं होनी चाहिए, वो सब वो लोग डिसाइड करेंगे ताकि उनके इंटरेस्ट बने रहे, उनका वो प्रोटेक्टेड रहे, वो प्रमोट हो सके। उनका हमेशा प्रोटेक्शन और प्रमोशन होता है उनके इंटरेस्ट का, उनके फायदे का। किसका? डोमिनेंट क्लास। हमेशा याद रखना, इट इज द डोमिनेंट सोशल क्लास। जो भी समाज में अभी जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने जो सारी थ्योरी तो वो सारी इकोनॉमी के बेसिस पे किया था, लेकिन उसी का जब इंडिया में एप्लीकेबल हुआ, AR देसाई साहब ने उसी उसी कार्ल मार्क्स के मॉडल को कास्ट सिस्टम पे अप्लाई किया। जब उन्होंने जाके कहा कि जो हायर कास्ट लोग थे वो लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करते थे ताकि उनका डोमिनेंस बना रहे। तो कहीं ना कहीं आज जाके भी हम देखते हैं सर्टन सेक्शंस में कि जो भी इंडिविजुअल डोमिनेंट पोजीशन में होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे वो किसी सोशल ग्रुप में रहे, चाहे वो ओवरऑल सोसाइटी में रहे, चाहे वो अपने खुद के फैमिली में रहे, वो इंसान अपना डोमिनेंस मेंटेन करने की कोशिश जरूर करता है, क्योंकि जब उसके हाथ से पावर चली जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर चली जाती है ना, तो उसको बुरा लगता है। ही फील्स बैड और शी फील्स बैड। अगर आपने वो मूवी देखा होगा की एंड का, जिसके अंदर करीना कपूर इज अ पर्सन हु इज अर्निंग द मनी और अर्जुन कपूर फैमिली संभाल रहा होता है। सडनली जब अर्जुन मूवी अगर आप देखोगे, सडनली अर्जुन कपूर बिकम्स वेरी पॉपुलर और सारा ध्यान उसकी तरफ चले जाता है, तो करीना कपूर स्टार्ट्स फीलिंग जेलस। और उसकी माँ उसको समझाती है कि इट्स नेचुरल, एक्सेप्ट कर लो कि यू आर नॉट हैप्पी, कि सारा जो ध्यान है वो अर्जुन कपूर की तरफ जा रहा है रादर देन करीना कपूर। तो वो मूवी अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इट्स अ नाइस मूवी। मतलब ऐसा नहीं कि भैया अर्जुन कपूर है, करीना कपूर है, नेपोटिज्म है, लेकिन मूवी अच्छा है। नेपोटिज्म तो है ही यहाँ पे, लेकिन मूवी अच्छा है। अगर आप देखोगे तो उसमें समझ में आएगा कि कैसे जो इंडिविजुअल फैमिली के अंदर भी अपना डोमिनेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो, इट डजेंट मैटर। जो पावरफुल है वो अपना डोमिनेंट, भले वो ज्यादा सैलरी कमा रहा होगा, चाहे वो डोमिनेंट नेचर का हो, वो अपना डोमिनेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, इसीलिए सोशल कंट्रोल जरूरी है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के लोग बोलते हैं कि ये सोशल कंट्रोल जो करता है, मुझे पुलिस वाले क्या करेंगे, भैया किसी ने पॉकेट मार दिया, चलो 6 महीना जेल में डालो। लेकिन उसी जगह पे विजय माल्या को नहीं पकड़ रहे, विजय वाला इंग्लैंड में जाके बैठा है, उसको कोई नहीं लेके आ रहा है वापस। अश्विक कह रहा फील गुड मूवी रिगार्डिंग नो जेंडर बायस। हाँ जी, अच्छा मूवी है, वेरी गुड, इट्स अ नाइस मूवी। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। तो समझ में आ गया सबको कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में उनका ये कहना है कि समाज में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, समाज में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिसके लिए सोशल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का ये कहना है कि भैया समाज में टेंशंस है, डिविजन्स हैं, इसके लिए हमें चेंज लाना है, वी हैव टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी। वो स्टेबिलिटी को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का ये कहना है कि अगर हम चेंज नहीं लाएंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेंगे, तो ये समाज में जो टेंशंस हैं, समाज में जो कंपीटिंग इंटरेस्ट है, समाज में जो डिविजन्स हैं, इन चीजों को बढ़ावा मिलेगा। जो डोमिनेंट क्लास है वो अपने आप को फोर्स करती रहेगी, वो अपने आप को डोमिनेंट बना के रहेगी। तो कंटिन्यूटी रहेगी तो डोमिनेंट सेक्शन विल नेवर बिकम पावरलेस। ये है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये कहना है कि भैया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, सारे चीजों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ फंक्शनलिस्ट बोलते हैं स्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट बोलता है चेंज, हमें चेंज चाहिए। चेंज लाने के बाद जब ये डोमिनेंट क्लास का जब डोमिनेंस खत्म हो जाएगा, उनका जो पावरफुल स्टेचर है वो खत्म हो जाएगा, तब हम लाएंगे कंटिन्यूटी। तो ये दोनों जो थियरिस्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट और फंक्शनलिस्ट थियरिस्ट, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। दोनों का अलग अलग नजरिया है सोसाइटी की तरफ देखने का। फंक्शनलिस्ट कहते हैं कंटिन्यूटी रखो, अच्छा अच्छी चल रहा है, सब कुछ चंगा चल रहा है भैया, चंगा है चंगा है। फंक्शनलिस्ट बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं बिल्कुल चंगा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, चेंज, वी नीड चेंज, ये चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए, सबके लिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बेस्ट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल, फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट? चलो फटाफट आंसर दो। आपके हिसाब से सोशल कंट्रोल की जो कंसेप्ट है वो फंक्शनलिस्ट लोग सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या कॉन्फ्लिक्ट लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं? अश्विक कर बोल रहा है डिपेंड्स। अच्छा, कोई यूजर है, यूजर कौन है भाई? आपका नाम, सिर्फ यूजर आया है भाई, आपका नाम नहीं पता। यूजर बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट सही एक्सप्लेन करता है। मीनू बोल रही है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, चलो बताओ। रंजीत फंक्शनलिस्ट बोल रहा है कि सोशल कंट्रोल की जो एक्सप्लेनेशन है वो फंक्शनलिस्ट है। अच्छा, रीजन तो दो, क्यों, वाई यू थिंक इट इज फंक्शनलिस्ट और वाई यू थिंक इट इज कॉन्फ्लिक्ट? रीजन तो दो, रीजनिंग चाहिए।
व्हाट इज द रीजन दैट यू फील इट इज फंक्शनलिस्ट एंड व्हाट इज द रीजन यू फील इट इज कॉन्फ्लिक्ट। मुझे रीजन चाहिए कि अगर आप बोल रहे हो कि सर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सही एक्सप्लेन करता है कि भैया समाज में बहुत एक्सप्लॉयटेशन है, बहुत टेंशन्स हैं, सब लोग एक ही चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, रिसोर्सेज कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सही है। लेकिन कोई बोल रहा है नहीं नहीं सर, जो चल रहा है चलने दो, सही चल रहा है, फंक्शनलिस्ट ही सही बोल रहे हैं, समाज में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, समाज में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर आप फंक्शनलिस्ट बोल रहे हो या अगर आप कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो? अच्छा, नोएशा बोल रही, नोएशा ने बोला था सर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से चेंजेस आर मोर इम्पोर्टेंट। ओके, नोएशा इज चेंज ओरिएंटेड, तो नोएशा ने कहा कि सर चेंज होना चाहिए समाज में, तो उसके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बेटर एक्सप्लेन्स सोशल कंट्रोल। और बताओ, चलो कहाँ गए, भाग गए सब, कहाँ गए? चलो चलो चलो, बिकॉज चेंज मस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम। हाँ जी, टाइम के हिसाब से चेंज होना, मीनू ने भी यही कहा कि टाइमली चेंज होना बहुत जरूरी है। रंजीत ने कहा स्टेबिलिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन सोसाइटी सो फंक्शन, बिल्कुल। तो रंजीत बोल रहा है कि स्टेबिलिटी चाहिए, मीनू नोशा बोल रही है कि सर चेंज होना चाहिए वक्त के हिसाब से। तो बच्चा पार्टी, बच्चा लोग दोनों इंपॉर्टेंट है, फंक्शनलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है और कॉन्फ्लिक्ट भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, खुशबू मैडम बिल्कुल बढ़िया। बोथ सर, फंक्शनलिस्ट बिकॉज स्टेबिलिटी इज नेसेसरी, वी नीड टू बी इन रूटीन, एंड फंक्शनलिस्ट ड्यू टू, कहाँ गई, भाग गई। रविंद्र जी ने कहा मार्क्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन डायलेक्टिकल फिलोसफी ऑफ हेगल, दिस फिलोसफी इज वेरी डेंजरस। जी बिल्कुल, बहुत ही डेंजर है। डायलेक्टिकली समाज में ग्रोथ होता है, वो कार्ल मार्क्स का जब हम सोशियोलॉजी ऑप्शन में पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे। स्टेबिलिटी एट एवरी चेंज, जी बिल्कुल। देखिए, दोनों जो थियरिस्ट है, दोनों जो पर्सपेक्टिव है, फंक्शनलिस्ट रहे या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव रहे, दोनों ही पर्सपेक्टिव का अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बोथ आर इंपॉर्टेंट, कि देखो स्टेबिलिटी भी चाहिए, लेकिन जब भी चेंज की जरूरत पड़ती है तब चेंज भी होना चाहिए। अगर आप बोलोगे नहीं सर स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी चाहिए, तो आज भी सती चल रहा होता, आज भी चाइल्ड मैरिजेस हो रहे होते, आज भी विडो रिमैरिज नहीं हो रहे होते, सोशल रिफॉर्म्स होते ही नहीं हमारे इंडियन सोसाइटी में, आज भी लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिल रहा होता, आज भी अनटचेबिलिटी होती। अगर आप फंक्शनल्स को फॉलो करोगे तो चेंज होना चाहिए, लेकिन वो स्टेबल चेंज होना चाहिए। चेंज अगर होता है तो चेंज के बाद भी थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी चाहिए। बस मैंने बोला आज जैसे आज नया लॉ बन गया, कल नया लॉ, अब जैसे कोविड-19 में देखो बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं, किसी को पता नहीं क्या होगा, तो देखो कितना प्रॉब्लम हो रहा है, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बिजनेस स्टार्ट करे या ना करे, एवरीबडी इज फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो ये होता है जब अनस्टेबिलिटी होती है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, दोनों पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करते हैं सोशल कंट्रोल की कंसेप्ट। मोहन बोल रहा है कि functionalist and conflict both relate to use of social control, did not success one functionalist can control society, so both are useful of capability to control, so बिल्कुल मोहन ने वही बताया जो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों पर्सपेक्टिव एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, बोथ द पर्सपेक्टिव आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, वेरी गुड आंसर्स एवरीबडी। तो अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, यू हैव टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड आंसर। खुशबू बोल रही कि कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज स्ट्रेस इन सोसाइटी इज फैक्ट बेस्ड, सही है। स्ट्रेस को कम करना है, टेंशन को कम करने के लिए थोड़ा बहुत चेंज होना, मिटिगेशन ऑफ टेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके लिए चेंज होना सोसाइटी में जरूरी है। ठीक है, देखिए फिर समाज में कौन से टाइप के फॉर्मल सोशल कंट्रोल है। लॉ एंड द स्टेट, ये है फॉर्मल, क्यों? क्योंकि ये कोडिफाइड है और सिस्टमैटिक है। दे आर कोडिफाइड एंड दे आर सिस्टमैटिक। ठीक है, क्योंकि लिखे हुए हैं लॉज, क्या है कि अगर मर्डर करोगे तो फांसी होगी, ठीक है, अगर रॉबरी करोगे तो 4 साल 5 साल की सजा होगी, अगर अगर वॉलेट किसी का चोरी करते हो तो 6 महीने की हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, अगर हाफ मर्डर करोगे तो 10 साल तक का हो सकता है। एवरीथिंग इज कोडिफाइड, कि जो लॉ है सिस्टमैटिक है, लिखा हुआ है, प्रोसीजर सारे मेंटेन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू सर्विस एक्ट, मतलब मैं क्या बोलूं, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, साइबर लॉ हो गया, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ हो गया, सारी चीजें कोडिफाइड हैं, सारी चीजें सिस्टमैटिक है। कि भाई कहीं पे भी जाके अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा राइट वॉयलेट होता है, अगर मेरे साथ कोई अत्याचार हुआ है, मेरे साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, मेरे राइट्स मुझे नहीं मिले हैं, तब आप जाके उस चीज को कोर्ट में, जुडिशरी में जाके आप अपना राइट्स, या पुलिस में कंप्लेंट करके आप अपने
राइट्स को रीइंफोर्स कर सकते हो। आपका जो ग्रीवियंस है, आपके जो प्रॉब्लम्स है, वो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये सोशल कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड पनिशमेंट ऑफ लॉ, जी हाँ। मीनू बोल रही है कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो मस्ट अदरवाइज फंक्शनर्स बिकम रूट्स रूलर्स। क्या लिख दिया मीनू, रूट्स क्या होता है? प्रज्वल, बट देर इज नो लॉ फॉर रिच पीपल। जी ऐसा नहीं है, सारे लॉज प्रज्वल जी कैसा है कि लॉज सबके लिए एप्लीकेबल है, अमीर लोग गरीब लोग, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन अभी अगर अगर आप मुझे बोल रहे हैं सर विजय माल्या तो भाग गया, भाई ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम लॉ का है कि हमारा उनके साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, हमारा चल रहा है विजय माल्या साहब को यहाँ पे वापस लेके आना। अमीर लोगों को भी सजा मिलती है, गरीब लोगों को भी सजा मिलती है। तो रिच है तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी देख लो भैया, संजय दत्त को देख लो, 6 साल सजा हुई कि नहीं उसको? वो भी अमीर आदमी था, ठीक है, तो उसको भी 6 साल की सजा हुई। तो ऐसा नहीं कि भाई अमीर है तो छोड़ दो, ठीक है, ऐसा नहीं है, लॉज है। आप गरीब है अमीर है, आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो, कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो, डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशंस में ऐसा बोलना एक थोड़ा सा ये हो जाएगा कि भैया अमीर लोगों के लिए लॉज नहीं है, ऐसा नहीं है, अमीर लोगों के लिए भी लॉज है, क्योंकि लॉज आर इक्वली एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देयर इज राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सारे लॉ सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। प्रॉब्लम ये है कि भाई प्रज्वल सर का अगर मैं आपके साइड से बोलूं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कभी कभी झोल हो सकता है, उसके प्रोसिक्यूशन में, उसके इन्वेस्टिगेशन में थोड़े से झोलझाल हो सकते हैं। तो इसीलिए हाँ जी, मीनू ने बिल्कुल कहा। अभी हमारे लालू प्रसाद साहब भी देख लीजिए, वो जेल में सड़ रहे हैं, कुछ वो कुछ बहुत करप्शन कर दिया था उन्होंने, लालू साहब भी जेल में सड़ रहे हैं फिलहाल। तो ऐसा नहीं कि भाई रिच लोग या पॉलिटिकली पावरफुल लोगों को सजा नहीं मिलती, मिलती है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला जो कौन से अलग अलग एजेंसी हैं, तो अगर मैं बोलूं तो इट इज पुलिस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, आपने ये ईडी सुना होगा, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है एनफोर्समेंट डायरेक्टर। फिलहाल आप बहुत सुन रहे होंगे कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पकड़ लिया, ईडी ने उसके, ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने सारे उसके बैंक अकाउंट डिटेल बंद कर दिए, उसके सारे डिटेल्स निकाल रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग चेक कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड चेक कर रहे हैं। तो आपने ये न्यूज़पेपर में, मीडिया में, टीवी चैनल्स में देखा होगा कि ईडी ईडी करके। तो यार ईडी होता क्या है? तो ईडी इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसके अंदर आता है एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जो अलग, इट इज अ स्पेसिफिक बॉडी विच लुक्स आफ्टर द एनफोर्समेंट और रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स, फाइनेंशियल क्राइम्स, ठीक है। ईडी फाइनेंशियल क्राइम्स देखता है। सुसाइड की जो केस है उसका तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। अब सीबीआई भी आपने सुना होगा, या तो पुलिस करेगी, लेकिन ईडी जो होता है ना, दैट इज मोस्ट इनटू फाइनेंशियल क्राइम्स। वो मर्डर, सुसाइड ऐसे चीजों को, या थेफ्ट, रॉबरी, रेप, ये चीजों को वो इन्वेस्टिगेट नहीं करता है। रविंद्र जी ने कुछ तो लिखा है, देयर इज ऑलवेज थीसिस वर्सेस एंटीथीसिस, बिल्कुल, लीडिंग टू सिंथेसिस, बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली सिंथेसिस बिकम थीसिस लीडिंग टू कंटिन्यूस डीस्टेबलाइजेशन, लिखा होगा उन्होंने। बिल्कुल सही कहा आपने, थीसिस होती है, फिर ये बहुत ही जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे टॉपिक को इतना वो डायरेक्टली हिट नहीं करता है, हमारे टॉपिक को इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है वो डायरेक्टली। लेकिन कार्ल मार्क्स में ये पूरा ज़्यादा जो भी अभी रविंद्र जी ने कहा है उसको मैं और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन जब हम कार्ल मार्क्स को सोशियोलॉजी के ऑप्शन में पढ़ेंगे। अब जो बच्चे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ रहे हैं, या जो बच्चे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर में अटेंड कर रहे हैं फॉर सोशल इश्यूज, सोशल इक्वालिटी इंडियन सोसाइटी, उनके लिए इतना ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं। लेकिन रविंद्र जी ने बहुत ही सही कहा है, थीसिस, एंटीथीसिस विच बिकम सिंथेसिस, सिंथेसिस बिकम द न्यू थीसिस। अभी ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो बच्चे बोल्ड हो गए, क्या बोल रहे हैं आदित्य सर? इसको हम आराम से पढ़ेंगे, इसके लिए अलग से टॉपिक है, कार्ल मार्क्स का पूरा थियरी है जो हेगल को फॉलो करता था। हेगल उसके टीचर थे, और कार्ल मार्क्स सामने अपने हेगल को खिलाफ थियरी बना दी, ठीक है। उसके बाद है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। अभी इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल पर्सनल होता है, कोडिफाइड नहीं होता है, अनऑफिशियल होता है, किधर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे कि स्माइल करना, मेकिंग फेसेस, बॉडी लैंग्वेज, फ्रॉन्स, लाफ्टर, हा 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 हा, क्रिटिसिज्म कर रहे हो, रिडिक्यूल कर रहे हो किसी को। और जैसे कि आपने देखा कि यस यस मोहन, एनफोर्समेंट डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम को ही देखता है सिर्फ, बिल्कुल सही, मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड,
इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, उसको देखता है, वो मर्डर सुसाइड नहीं देखता। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये होता है ना, ये आप लोगों को ऐसा करना पड़ता है यूपीएससी का पढ़ाई। न्यूज में पढ़ते हैं ईडी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, लेकिन वो करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो कौन से डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ऐसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो एजेंसी से जो इनफॉर्मल फैमिली रिलीजन किनशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इन्फोर्स करती हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल का, कि अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है, ठीक है, एक लड़का है, उसको एक लड़की पसंद है, तो वो उसका पीछा करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, हाय हेलो, उसको व्हाट्सएप करेगा, मैसेज करेगा, उसका फ़ोन नंबर लेने की कोशिश करेगा। लेकिन वो लड़की उसको कोई चारा नहीं डाल रही, वो लड़की उसको भाव नहीं दे रही। शी इज़ लाइक स्माइल भी नहीं कर रही है, या बस ऐसा चेहरा कर रही, क्या है, व्हाट डू यू वांट, नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और वो बॉडी लैंग्वेज से लड़के को पता चल रहा है कि यार ये लड़की मेरे में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो बंदा कोशिश करते रहता है। बट शी इज लाइक क्या ये पीछे पड़ गया, बेवकूफ इंसान, समझ में नहीं आता। मतलब आपको समझ में आ जाता है कि लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं है। या इफ शी स्माइलिंग, इफ शी लाफिंग एट योर जोक्स, ये थोड़े इंडिकेशन होते हैं कि ओके शी लाइक्स बीइंग अराउंड यू। वो आके आपसे बात कर रही, कैसे हो तुम, कैसा चल रहा है तुम्हारा, स्माइल कर रहे हैं, और थोड़ी फ्लर्टिंग होती है, थोड़ी हंसी मजाक होता है, तो आपको समझ जाता है कि बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि क्या फ्यूचर क्या है कि नहीं है, कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये आपको समझ में आ जाता है। तो ऐसे उसी तरीके से जब मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग, मैं टीचिंग, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ, तो बच्चे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। वो ऐसा, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उनके चेहरों पे पता चल जाता है, रिएक्शंस में पता चल जाता है कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ऐसे चेहरे पे ऐसे 12 बज रहे होते हैं कि क्या बोल रहे हैं आदित्य सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बॉडी लैंग्वेज में समझ में आता है कि उनको उनको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है कि नहीं। अभी जैसे मैं देखता हूँ कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप बहुत लोग मुझे थम्स अप दे रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं, गुड इवनिंग सर, और ये जैसे ये देखो चालू हो गया अमोल साहब, हेलो हेलो। तो ये जब रिएक्शंस आते हैं, तो मुझे समझ में आ जाता है कि पीपल आर एंजॉइंग माई लेक्चर, उनको पसंद आ रहा है मेरा लेक्चर। हमेशा आप आते हो, हेलो सर, ये वो। फेसेस, मतलब अब फेसेस तो मैं आप लोगों के देख नहीं सकता, लेकिन कमेंट सेक्शन में देख सकता हूँ, आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ये तरीके का एक इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है कि भैया कपड़े कैसे पहनने, हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ शुड आई वेयर, ठीक है। खाना कैसे खाना है, कि बाबा अगर गणपति है तो मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, अगर कुछ जन्माष्टमी है, दही हंडी है, मुझे नॉनवेज नहीं खाना है। मेरा रिलीजन कहता है कि मैं इस तरीके का मीट नहीं खा सकता। या कोई इवेंट है, कोई 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 फंक्शन है, तो आपने कैसे बर्ताव करना चाहिए, आपने कैसे शेविंग करनी है कि नहीं करनी, कपड़े कैसे, टी शर्ट। कोई कल्चरल गैदरिंग है और मैं स्लीवलेस और बरमुडा पहन के चला गया, तो वो मुझे निकाल देंगे। अगर उसी जगह पे अगर मुझे किसी पब में जाना है, किसी डिस्क में जाना है, तो यू टाइट फिटिंग टी शर्ट, फिर बॉडी बॉडी दिखा रहा हूँ मेरी, तो आप कहाँ जा रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, दैट इज अ काइंड ऑफ सोशल कंट्रोल। को आपको बताता है कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बर्ताव करना है, अपने आप को कैसे मेंटेन करना है। ये इतने इतने बड़े बड़े बाल है मेरे, ऐसी दाढ़ी बढ़ गई, ऐसा स्वामी बाबा की तरह मैं आ गया, तो सब लोग बोले भैया ये कैरेक्टर क्या है, ये आदमी क्या है, ऐसा क्या है। मतलब किसी को अट्रैक्ट भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक मैंने यहाँ पे कल ऐसे मैंने यहाँ पे डाई कर दिया, समझा ग्रीन येलो रेड ऐसा मैंने डाई कर दिया, तो लोग बोलेंगे ये प्रोफेसर है या जोकर है। तो ये होता है सोशल कंट्रोल, इनफॉर्मल। अब किसी ने बोला, किसी ने रोका तो नहीं है मुझे कि सर यहाँ पे डाई मत करो। मैंने यहाँ पे सपोज इमेजिन करो, यहाँ पे येलो कलर का डाई कर दिया, और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, येलो ग्रीन रेड ऐसा कुछ तो मैंने डाई कर दिया, हंसेंगे मेरे पे, ये क्या प्रोफेसर ये डाई कैसा। यहाँ पे मैंने ऐसे शेंडी बांधी है, भी शेंडी बांधी, तो कुछ अलग लगेगा, दैट विल नॉट लुक नाइस, है ना। वो कुछ लोगों के लिए गॉसिप के लिए मिल जाएगा टॉपिक। पीपल शुड टॉक अबाउट मी, बट पीपल शुड टॉक अबाउट माई टीचिंग, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, रादर देन मेरे कैसे बाल है, मेरा कलर कैसा है। हमारी फैमिली, हमारे फादर, हमारी मदर, हमारे बड़े एल्डर ब्रदर सिस्टर हमें बताते रहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, ये गलत है, बेटा ऐसा नहीं करना, ये गलत है। तो इसको बोलते, एक रिलीजन भी बताता है कि ये नहीं खाना, ये खाना है, ये ऐसे कपड़े पहनना है। आपकी किनशिप, मतलब आप किस फैमिली को बिलोंग करते हो, कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो, क्या लीनेज है आपका, उसके हिसाब से आपको बर्ताव करना पड़ता है। मीनू, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र? हाँ जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ। क्यों जी, क्या हो गया मीनू जी? हाँ जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ। सबका थिंकिंग वहाँ पर ही रहेगा ना सर? जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि यही सोच होती है कि आपको आप जिस समाज में रहते हो ना, उस समाज के हिसाब से अपने आप को बर्ताव करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग आपको डिविएंट कहेंगे।
तो डिविएंट क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। चलिए, अब तक तो आपको समझ में आ गया कि भैया फॉर्मल सोशल कंट्रोल कोडिफाइड होता है, लिखा हुआ होता है, इनफॉर्मल में कुछ लिखा हुआ नहीं। जैसे फैमिली आपको कंट्रोल करती है, आपका रिलीजन, आपका कास्ट करता है। योर लैंग्वेज टच, अच्छा वो थोड़ा सा मराठीनेस आता है क्या मेरे हिंदी में, थोड़ा थोड़ा जब मैं हिंदी में बात कर, मेरा हिंदी ठीक है, आई थिंक मेरा हिंदी डिसेंट है, ऐसा भी नहीं कि आउटराइटली मैं महाराष्ट्रियन लगता हूँ, लेकिन मेरा हिंदी डिसेंट है। नहीं तो कई कई बार ऐसा होता है कि हिंदी बहुत ही खराब होता है मराठी लोगों का, मेरा ठीक है, मेरा मेरा हिंदी इतना भी परफेक्ट हिंदी सर। ओ थैंक यू जी। ओके, चलिए, आपने ऑनर किलिंग के बारे में कुछ सुना है क्या? हैव यू हर्ड अबाउट ऑनर किलिंग? और अगर सुना है तो आपका, इज इट इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल और इज इट फॉर्मल सोशल कंट्रोल? बताओ कि आपका ये ऑनर किलिंग जो है क्या होता है, पहले वो तो बताओ, ऑनर किलिंग क्या होता है, और ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है, मुझे बताओ। टेल मी, चलो फटाफट फटाफट, ऑनर किलिंग क्या होता है, और पर्टिकुलर कैन ट्राई कंट्रोल सोशल ग्रुप कॉल्ड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। सर मोहन क्या टाइप के है, पर्टिकुलर कैन ट्राई सोशल कंट्रोल सोशल ग्रुप कॉल्ड, नहीं समझ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया मोहन, थोड़ा रिफ्रेन करो उसको। आप हिंदी इंग्लिश में टाइप कर सकते हो मोहन, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रहा है आप हिंदी में ही टाइप करो, मैं समझ लूंगा। ये चलो, ऑनर किलिंग क्या है बताओ, व्हाट इज ऑनर किलिंग, और ये क्या है, इनफॉर्मल है या फॉर्मल सोशल कंट्रोल है, चलो फटाफट बताओ। कहाँ गए बच्चा पार्टी? पीपल मर्डर देयर ओन पीपल ऑन द नेम ऑफ ऑनर। जी हाँ, ऑनर किलिंग में ऐसा होता है कि सायराट मूवी, जी प्रज्वल साहब बिल्कुल सही, तो सायराट मूवी में ऑनर किलिंग हुई है, तो वही है, प्रज्वल साहब ने बिल्कुल सही एग्जांपल दे दिया। वो उसका, करण जौहर ने उसका हिंदी रिमेक किया धड़कन, वो पूरा बकवास कर दिया पिक्चर। सैराट अच्छा मूवी था, मराठी मूवी, उसमें ऑनर किलिंग होती है, जहाँ पे जब लड़का लड़की कास्ट से बाहर जाके शादी करते हैं तो उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स मार डालते हैं कपल को, वो दोनों, लड़का और लड़की दोनों को मार देते हैं, इसको बोलते हैं ऑनर किलिंग। अभी ये जी हाँ, लव मैरिजेस में होता है, क्योंकि आउट ऑफ कास्ट जब आप शादी करते हो तो मोस्टली वो लव मैरिज ही होता है, और ये इनफॉर्मल है। जी हाँ मोहन जी, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, पर्टिकुलर पर्सन कैन, जी हाँ, हमारे फादर, पिताजी, पिताजी क्या करते हैं, पिताजी ने कुछ तो लिखा हुआ तो नहीं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इसको फॉलो करना है, ऐसा किधर लिखा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम जो पिताजी कहते हैं वो सब सारी बातें मानते हैं। तो फादर जो है वो क्या कर रहे हैं, फैमिली जो सोशल ग्रुप है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू ऑनर किलिंग, कि जो लड़का लड़की जब अपने कास्ट से बाहर जाके जब वो शादी करते हैं और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनको वो एक्सेप्टेड नहीं है, तो लिटरली उनके पीछे लगते हैं और उनको मार डालते हैं, लड़का लड़की दोनों को मार देते हैं, विच इज़ सैड एंड इट इज़ इनफॉर्मल, इट इज़ इलीगल। ठीक है, बीच में ऐसा बहुत सारा ऑनर किलिंग के केसेस बाहर आए थे जहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि इस पे अलग से लॉ होना चाहिए। ठीक है, देखिए, एक बार लड़का 21 साल के ऊपर और लड़की अगर 18 साल के ऊपर है तो कोई नहीं रोक सकता उनको किसी से भी शादी करने से, और उनको करना है शादी तो करने दो यार। इन आवर स्टेट सम इश्यूज हैपेंड, गर्ल्स फादर किल्ड हर हस्बैंड। जी हाँ, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, बहुत सारे, लड़का लड़की, कई बार सैराट मूवी जो है मराठी मूवी, उसमें तो दोनों को मार दिया और लड़की की फैमिली ने मार दिया। और व्हेन वी ट्राई टू चेंज रिलीजन, लव जिहाद, जी हाँ, कई बार रिलीजन चेंज करते हो तभी भी होता है। और जी हाँ, ऑनर किलिंग जो है ना वो इनफॉर्मल इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल की, लोग डरते हैं फिर, पीपल थोड़ा बहुत, सम एरियाज इन महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, यहाँ पे ऑनर किलिंग थोड़ा बहुत है। साउथ इंडिया में मैंने कभी ऑनर किलिंग के बारे में इतना सुना नहीं है, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में थोड़े बहुत एरियाज में होता है ऑनर किलिंग। तो ये सारे सिचुएशन को आपको समझना है कि, जी रविंद्र जी कुछ लीगल बोल रहे हैं, एन एक्ट डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी ए क्राइम नीड नो डिस्कशन ऑफ नॉर्मल और नॉट। जी बिल्कुल, कोई डिस्कशन ही नहीं इस पे। खाप पंचायत, मीनू, खाप की स्पेलिंग गलत है, खाप की स्पेलिंग मैं बताता हूँ, हाँ जी हरियाणा को है वो, देखो मैं खाप पंचायत की स्पेलिंग देता हूँ मैं तुम्हें, ये है उसकी स्पेलिंग मीनू, खाप पंचायत की, ठीक है, वो CAFF जो लिखा है वो गलत स्पेलिंग है मीनू, खाप पंचायत की स्पेलिंग अलग है, ठीक है। तो देखो, खान कास्ट में ज्यादा ऑनर किलिंग होता है, ठीक है, अभी हर एक का अलग अलग, हाँ तो कास्ट बेस भी ऐसा है, डिपेंड करता है।
तो देखिए, सोशल कंट्रोल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जब पॉजिटिव कब होता है, जब आप समाज के हिसाब से जब बिहेव करते हो, सारे सामाजिक नॉर्म्स, कल्चरल वैल्यूज को आप फॉलो करते हो, तब आपको रिवॉर्ड मिलता है। आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको कोई जॉब मिल जाएगा, आपके फादर आप पे खुश होकर आपको पार्टी दे देंगे, वो भी रिवॉर्ड ही है ना। फादर ने अगर अपने बेटे को पार्टी दे दी तो बढ़िया है, लकी लोग रहते हैं उनको, जिनको फादर से पार्टी मिलती है। तो या क्या बोलते हैं उसको, आप जिस जॉब में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तो आपको प्रमोशन कर दिया, आपको परमानेंट कर दिया, आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो गई आपकी, तो रिवॉर्ड ही है। ठीक है, या भारत रत्न मिल गया, अब सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर भारत रत्न, भारत विभूषण, भारत भूषण, ओके, ये सारे अवार्ड्स, ये ऐसे ऐसे अलग अलग स्पोर्ट्स में अर्जुन अवार्ड करके मिलता है, वो खेल क्रीड़ा अवार्ड्स मिलते हैं अलग अलग। महाराष्ट्र में शिवाजी अवार्ड मिलता है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर को। तो ऐसे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मैं महाराष्ट्र में कहाँ से हूँ, मैं पुणे से हूँ, आई एम फ्रॉम पुणे। तो ऐसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन उसी जगह पे अगर आपने सामाजिक वैल्यू सिस्टम, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए तो पनिशमेंट भी, जेल हो सकती है। वही पिताजी जो आपको पार्टी देने वाले थे, वो आपको लाठी से मार भी सकते हैं, आपको ठोक भी सकते हैं। क्या करता है तू, कुछ पढ़ा नहीं सकता, कुछ काम का नहीं, मारो साले को, कुछ काम का नहीं है, फालतू आदमी है, निकाल दो इसको, ऐसे भी कर सकते हैं फादर। तो पनिशमेंट भी मिलती है आपको फैमिली में कि अगर आप लेट को 2 बजे आ रहे हो तो घर में कोई लेगा भी नहीं आपको, पनिशमेंट है भैया, रास्ते पे सोना पड़ा मुझे रात में। सो ऐसा भी पनिशमेंट है। या लॉ तोड़ दोगे, या ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दोगे तो फाइन है, ट्रैफिक हवलदार आपसे पैसे लेगा। उसी जगह पे आपने और बड़ा क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, रॉबरी कर दी, तो जेल हो जाएगी आपको, तो पनिशमेंट भी है। ठीक है मीनू, अभी वो लॉ चेंज हो गया है। अभी अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी डॉटर्स, लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में अधिकार है। गर्ल्स हैव इक्वल पावर, इक्वल वेटेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। यस, पुराने जमाने में पुराना जो लॉ था उसके अंदर सिर्फ फादर्स प्रॉपर्टी पे उसका अधिकार हुआ करता था, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, मतलब एंशियंट उस पर नहीं था। लेकिन अभी इतने सारे अमेंडमेंट हो गए हैं प्रॉपर्टी लॉज में इंडिया में कि अभी लड़का लड़की में कोई डिस्टिंग्विश किया नहीं जाता है। अगर लड़की खुश नहीं है प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन में तो वो कोर्ट में जाके केस कर सकती है अपने फैमिली के खिलाफ कि मुझे और ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे कम मिल रही। जी नोएशा, हिंदू लड़कियों को है, करेक्ट। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारे देश में होना चाहिए कि सारी लड़कियां, सारे लड़कों को सेम लॉज एप्लीकेबल होना चाहिए। यस, अश्विक ने बिल्कुल सही कहा। तो अभी धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, अभी भी मुस्लिम वुमन जो है उसके ऊपर हम और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अभी भी वो स्टेटस उनका अभी भी बैकवर्ड ही है और पीछे व्हेन इट कंपेयर टू हिंदू वुमन। अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो उनके लॉज में अभी भी चेंजेस हो रहे हैं। अब वहाँ पे धीरे धीरे हो रहा है, जैसे मैंने बोला ट्रिपल तलाक को हटा दिया, उनको भी मेंटेनेंस मिल रही है। तो धीरे 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 अभी उसमें भी चेंजेस आने वाले हैं। बट गर्ल्स कांट गो टू कोर्ट फॉर प्रॉपर्टी, वो उनका पर्सनल चॉइस होता है। उनको अपने अपने फैमिली रिलेशंस मेंटेन करने हैं। अभी अमीषा पटेल, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उसने अपने पेरेंट्स के खिलाफ ही केस कर दी थी प्रॉपर्टी के लिए। आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। अमीषा पटेल, अगर आपको हीरोइन पता होगी, कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन का पहला मूवी, उसने तो डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के खिलाफ केस कर दिया एंड देन शी सेट किया, उसको पैसा मिल गया। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको करनी है कि नहीं करनी केस। आपको पर्सनल रिलेशन मेंटेन करेंगे तो नहीं करते। नॉर्मली जो सोशल प्रेशर होता है, सामाजिक जो प्रेशर होता है, जो आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके आजू बाजू के लोग हो गए, अरे अपने अपने माता पिता के खिलाफ केस कर दिया, औरत कितनी बुरी है, तो लड़का भी तो करता है। तो लड़का भी, लड़के को भी तो बोलते हैं ये बुरा लड़का है, इज नॉट अ गुड मैन, कभी ध्यान तो देता नहीं, पैसे प्रॉपर्टी चाहिए तो वापस आ जाता है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे जो खुद की प्रॉपर्टी होती है पेरेंट की, फादर की, वो उनका डिसीजन होता है कि वो किसको दे। लेकिन जो इनहेरेंट होती है, मतलब एंशंट, उसके ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, काइंडली शेयर एनी एक्सपीरियंस इन योर लाइफ वेयर यू हैव आइदर रिसीव्ड अ रिवॉर्ड और अ पनिशमेंट फॉर योर सोशल बिहेवियर। किसी को रिवॉर्ड मिला है अब तक, चलो लिखो, या कोई पनिशमेंट मिली अब तक किसी को, चलो बताओ। हुआ है ऐसे किसी के साथ? चलो फटाफट लिखो, किसी को कभी रिवॉर्ड मिला है या कभी पनिशमेंट मिला है? मिला ही होगा ना यार, रिवॉर्ड या पनिशमेंट कभी ना कभी जिंदगी में तो मिला ही होगा। होमवर्क नहीं करे तो पनिशमेंट। जी हाँ, स्कूल में अगर होमवर्क करके नहीं जाएगा तो उस जमाने में ऐसे हाथ पे छड़ी मारते थे। मैं तो बहुत डरता था वो छड़ी को। भूल गए, पनिशमेंट पक्का। वो तो बहुत, मेरे को तो मेरे बहुत पनिशमेंट किया है मेरे को, बचपन से बहुत ठोका है मेरे को घर को। मैं बहुत नॉटी था तो सब मेरे को मारते थे।
तो ऐसा बहुत बार पनिश भी किया, लेकिन रिवॉर्ड्स भी दिए कि जब भी अच्छे मार्क्स आते थे तो प्यार करते थे पेरेंट्स की, भैया चलो आज इसको बाहर जाके पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे। तो रिवॉर्ड्स भी दिए, पर जहाँ पे मैंने गलती की है वहाँ पे पनिश भी किया है मुझे। ओके, ये डिवियंस क्या होता है? डिवियंस मतलब जब भी आप सामाजिक कस्टम ट्रेडिशन नॉर्म्स के बाहर के खिलाफ जब बिहेव करते हो तो उसको डिविएंट बिहेवियर कहते हैं। और कई बार किसी चीज को डिविएंट है कि नहीं, वो अलग, वो इरेगुलर बिहेवियर है कि नहीं, वो आपका समाज डिसाइड करता है, कल्चर या आपका सब कल्चर जो होता है ना वो डिसाइड करता है। अगर मैं आपको एक्सट्रीम एग्जांपल दूं, अमेरिका में पॉर्न इंडस्ट्री लीगलाइज्ड है, इंडिया में ये पॉर्न इंडस्ट्री कभी भी लीगलाइज नहीं हो सकती। ठीक है, तो कल्चर पे भी डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर डिविएंट है कि नहीं। अगर इंडिया में लड़कियां बहुत ज्यादा छोटे कपड़े पहने तो उनको अलग नजर से देखा जाता है, लेकिन उसी जगह पे अगर आप वेस्टर्न कंट्री में वो ऐसा कपड़े पहनते तो चलता है। इंडिया में अगर कोई लड़का दोनों कानों में अगर बाली पहन के घूमे या नाक में अगर वो नथनी डाल के घूमेगा लड़का रस्तों पे, तो लोग उसको अलग नजर से देखेंगे। लेकिन वही अगर लड़का अमेरिका में बैठा, उसने नथनी पहन के वो अगर किसी क्लब में चला गया तो उसको बिल्कुल डिवेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि कल्चर डिसाइड करता है कि वेदर आपका सोशल बिहेवियर डिवेंट है कि नहीं है। मीनू ने क्या किया, ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम आई यूज टू टीच पुअर चिल्ड्रन एट फ्री, पीपल गिव मी रिवॉर्ड, व्हेन आई ट्राई टू मूव अलोन एट नाइट डिडंट अलाउ। अच्छा, रात को जाने में आपको अलाउ नहीं किया जाता था। सही है, थोड़ा सेफ्टी इश्यूज होता है हमेशा, सो वी शुड बी ऑलवेज प्रिकॉशन लेना चाहिए। लड़का हो लड़की हो, रात के समय में आप रात के समय में जाना, कि लड़का होगा तो वही मार के एक चोरी चोरी के लिए मार भी डाल सकते हैं किसी इंसान को, और लड़की होगी तो और ज्यादा डेंजर होता है रात में। तो इट्स बेटर कि हम हमारे जो टाइम पीरियड है, जो ऑफिशियल टाइमिंग होता है मोस्टली, जो जब तक धूप है, जब तक सूरज साफ बाहर है, तब तक आप लोग काम करो। मतलब रात में घर में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी घर में रहता हूँ। तो आपका कल्चर या आपका सब कल्चर जो होता है ना, वो डिसाइड करता है कि ये डिवेंट बिहेवियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी अगर कोई लड़का आज कान की बाली पहन के हाँ हाँ, यस यस, करेक्ट, ओके, सोशल नॉर्म के बारे में बात करो, ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट। तो कभी डिविएंट बिहेवियर होता है, कभी नहीं होता है। लॉट ऑफ सोशल कंट्रोल्स आर स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सती भी एक सोशल कंट्रोल था, स्ट्रक डाउन कर दिया। चाइल्ड मैरिज भी था, उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया। विडो रीमैरिज करना था, उसको भी उसको अलाउ कर दिया ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद अभी ये ट्रिपल तलाक, ये भी एक तरीके का मुस्लिम ऊपर पे कंट्रोल ही था ना मर्दों का, उसको हटा दिया। मेंटेनेंस टू वाइफ हटा दिया, है ना, देना चाहिए मुस्लिम वुमन को, ये भी ला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो ऐसे कई सारे चीजें सुप्रीम, हमारी जो जुडिशरी है उन्होंने हमेशा एक तरीके से बहुत सारे ऐसे सोशल कंट्रोल जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो आज के डेट में बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये सब कुछ हटा दिया है। हम धीरे धीरे प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ डिविएंट बिहेवियर इन द पास्ट विच इज एक्सेप्टेड इन मॉडर्न सोसाइटी? पुराने जमाने में जिस चीज को गलत कहा जाता था लेकिन आज वो एक्सेप्टेड है, ऐसा कोई एग्जांपल दो। चलो चलो, 2-3 मिनट में रैप अप कर लेंगे। ऐसा कौन सा बिहेवियर है पुराने जमाने में जो एक्सेप्टेड, जो जो डिविएंट था? जी हाँ, मीनू ने बिल्कुल सही कहा, वुमेन्स एजुकेशन। पुराने जमाने में कोई लड़की पढ़ाई करने जा रही है तो उसको बहुत बुरी नजर से देखते थे, उसको गाली गलौज करते थे। गर्ल्स एजुकेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, जी बिल्कुल, डिवोर्स पहले, अरे तू डिवोर्स ले रहे, तू पागल हो गया क्या, कैसे कैसे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं अलाउड नहीं। लेकिन अभी उस पर लॉज हैं, अभी आप डिवोर्स आराम से ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे डिवेंट बिहेवियर पुराने, कि अगर पुराने जमाने में कोई लड़की टी शर्ट अगर जीन्स पहनती थी तो उसको सब देखते थे कि ऐसा क्या कपड़े पहने इसने, लड़कों मर्दों की तरह क्या कपड़े पहने। लेकिन आज कोई लड़की टी शर्ट जीन्स पहनती है तो कूल चिल, मतलब नॉट अ बिग डील। रीमैरिज, जी बिल्कुल, खुशी ने कहा रीमैरिज। सेकेंड मैरिज, बिल्कुल सही, नेहा रॉय ने बता रहा है कि भाई सेकेंड मैरिज, जी अभी जब सेकेंड मैरिज करते लोग तो उसको भी एक्सेप्टेड है। वर्किंग वुमन, वुमन रीमैरिज, जी बिल्कुल, जो पुराने जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अभी उसको आराम से आप कर सकते हो। ओके, सब सेकेंड मैरिज रीमैरिज की बातें कर रहे हैं यार, जो मैरिज किया उसको तो टिका लो। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ाया? तो हमने देखा भाई सोशल कंट्रोल क्या होता है, हमने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखा, हमने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखा, हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल देखा, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखे, और सबसे आखिर में हमने डिवेंट बिहेवियर देखा, उसके एग्जांपल्स देखे कि जो पुराने ज़माने में डिवेंट देखा माना जाता था, अभी अभी उसको नहीं माना जाता। आपने अगर वो हरीश चंद्र की फैक्ट्री, अगर वो मराठी मूवी देखोगे
तो उस ज़माने में जो मूवी में लोग काम करते थे पिक्चर में, उनको बहुत ही प्रोस्टिट्यूशन से भी बुरा माना जाता था कि आप जब किसी मूवी में काम करते थे। और आज के डेट में पिक्चर में काम करने के लिए लोग मर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग नेपोटिज्म कर रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं, करप्शन ये नो, पिक्चर में काम करना है, अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो वही जब दादा साहेब फड़के जिन्होंने जब पहली बार स्टार्ट किया, पहला पिक्चर जब बना हरिश्चंद्र की फैक्ट्री, वो जो हरिश्चंद्र पे राजा हरिश्चंद्र जो मूवी बनाया, तब कोई उसमें काम करना नहीं चाहता था। और आज देखिए कोई भी छोटा मोटा भी रोल मिल जाए तो लोग आदमी एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, आज का सेशन खत्म हो चुका है। आई होप आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। और अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा मुझे सजेशन दिया कि इसके आगे मैं सोशोलॉजी ऑप्शनल करके लिख दिया करूँगा, टाइटल में लिख दिया करूँगा, ताकि ज़्यादा बच्चे आएँ मेरे सेशंस को, क्योंकि ज़्यादातर मैंने सोशोलॉजी ऑप्शनल को टारगेट करके ही मैंने ये सारे मैं सेशंस लेता हूँ। सो आई होप सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या मीनू ने क्या सर, गर्ल चाइल्ड मर्डर एट एंशियंट टाइम्स, जी अभी भी हो रहा है वो, तो बहुत जगह पे फिटीसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड किया जा रहा है। रविंद्र जी ने बोला यस इट इज ट्रू, पॉपुलर डिवेंस एग्जाम्पल पिक्चर में काम करना, थैंक यू। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रविंद्र जी कुछ बोल रहे हैं। गैम्बलिंग, जी बिल्कुल, गैम्बलिंग बहुत पॉपुलर डिवेंस है। जो गैम्बल करता है, गैम्बलर, उसको बहुत मान दिया जाता है, वाह ये तो गैम्बलर है भाई, ऐसा है। अश्विक, प्रोडक्टिव टाइम, जी बिल्कुल, आई विल ट्राई टू मेक दैट 1 hour एज प्रोडक्टिव एज पॉसिबल। सो गाइज, थैंक यू सो मच। मिलेंगे, विल मीट टुमारो एट 8 o'clock। कल हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ाई करना है। जो लोग सोशोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, जो इवन सोशल इश्यूज जो इंडियन सोसाइटी में जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग आ सकते हैं डेफिनेटली मेरे सेशंस में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बी हेल्दी। ओके, कल शाम को 8 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब चैनल, ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ऑन माई फेसबुक पेज, मैंने मेरे स्लाइड में डाला हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, टेक केयर, कल मिलते हैं 8 बजे।